और हिंसा करने का मामला गरमाया हुआ है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना कोई मामूली घटना नहीं है। एनआईए की टीम जांच के लिए मालदा के मोथाबाड़ी पहुंच चुकी है। हिंसा मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे मुफकरुल इस्लाम समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे सोची समझी साजिश बताया। क्या बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिंसा की साजिश रची गई? मालदा में हिंसा का चुनाव पर असर पड़ेगा? ये अपने आप में वो सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि मालदा में जो हिंसा हुई है, क्या असर पड़ेगा, इसको अगर आप समझें और देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जिस तरह की हरकत की गई है वो कोई आसान बात नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं जिसका जिक्र नहीं होगा। क्योंकि आप समझिए ये घटना ऐसी थी जिसका खुद स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और इस पूरे मामले की अब एनआईए जांच हो रही है। कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि क्या सचमुच चुनाव में असर डालने के लिए हिंसा करने की कोई साजिश थी। यह अपने आप में वो सवाल है जिसके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में मोथाबाड़ी में हुई हिंसा के आरोपी है। एसआईआर के खिलाफ मालदा के मोथाबाड़ी में हिंसा को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोथाबाड़ी हिंसा में अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी। हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज की 19 एफआईआर। बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुफकरुल इस्लाम और अकरमुल बगानी गिरफ्तार। राज्य से भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। चुनाव आयोग ने एनआईए को सौंपी है मालदा हिंसा की जांच। मालदा में हुई हिंसा को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एनआईए को मामले की जांच सौंपी है। We have registered total of 19 cases as of now, and we have arrested around 35 people, and the further investigation is on. There may be further arrests. And main instigator Mufikurul Islam has been detained in Bagdogra, and we are bringing him to the district. That is a part of investigation. We will definitely investigate. So we do not know who is in the background. That is what we are making the investigation. आरोप है कि 1 अप्रैल को मालदा में कालियाचक ब्लॉक के मोथाबाड़ी गांव में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को मुफकरुल इस्लाम ने हिंसा के लिए भड़काया था। अब समझिए कि हिंसा कैसे भड़की थी। मालदा में एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया था। अधिकारियों में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हजारों की भीड़ ने 9 घंटे तक अधिकारियों को बंधक बनाए रखा। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कर रहे थे विरोध। रात करीब 11 बजे पुलिस सुरक्षा में निकाले गए अधिकारी। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने NH 12 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के साथ सुरक्षा बलों से झड़प की। भीड़ को हटाने में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। न्यायिक अधिकारियों के बंधक बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा को सोची समझी साजिश बताया। उधर हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमदर्दी जता रही हैं। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया, फिर नेशनल हाईवे को जाम कर उत्पात मचाया, पुलिस पर हमला बोला, उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुखी और हताश बता रही हैं। ममता ने घटना की निंदा तो की, लेकिन इस हिंसा के लिए विपक्ष और चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मालदा हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बाहर से गुंडे लाते हैं, गुंडाई कराते हैं, जजों को भी नहीं छोड़ते। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना को लेकर खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया। दिलीप घोष ने बंगाल में न्याय व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। देखिए, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो न्यायाधीश है वो रास्ता में नहीं निकल सकते, उनको घेराव किया जाएगा, उनके ऊपर आक्रमण होगा। इसके पहले भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के चेंबर में घुस करके वहाँ नाराबाजी हुआ, घेराव हुआ, कोर्ट को चलने नहीं दिया गया। ये बार बार हो रही है। तो जहाँ विचारक न्यायाधीश ही कटघरे में घेराव करके रास्ता में रखा जा रहा है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ रुका हुआ है, कहाँ है बंगाल में? सारा दुनिया के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मालदा की हिंसक घटना को टीएमसी और ममता बनर्जी की झुंझलाहट बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो जघन्य आपराधिक अराजकता है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के अपहरण तक पहुंच जाए तो आपको समझना चाहिए कि कितना बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संवैधानिक पदों पर बैठ करके पश्चिम बंगाल की सरकार लोगों के साथ जुल्म जुर्म करती रही है। एक बार फिर से वो एक्सपोज हुई है और उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उनका जो है वो
गांव गली चौक चौराहों चौपालों पर जो है वो उनको जो है वो एक ही आवाज़ आ रही है कि इनके जो है वो इनको जो है दोबारा सरकार में नहीं आना। बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी ने 15 साल के अपने शासन में सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। उन्होंने ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और हिंसा पर कुछ भी नहीं बोलने का आरोप लगाया। मैं बार बार कहता हूँ, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी, इसलिए लोगों का भरोसा। मालदा हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला है। ममता ने ओवैसी का नाम लिए बिना हैदराबाद से आया हुआ हुमायूं कबीर को गद्दार बताते हुए बीजेपी पर फंडिंग का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, जो बातें लगातार कही गई हैं इस रिपोर्ट में, मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे मुफक्रुल इस्लाम की कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करते हुए भी दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी मिली होती है। इसके बावजूद आपको बता दें कि अगर इसकी तस्वीर ममता के साथ आई है, तस्वीरें देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, ये वो तस्वीर है जो सामने आई है और देखिए कि मंच पर मौजूदगी है। आप समझिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, Z+ सिक्योरिटी पे चलती हैं और अगर मंच पर उनके साथ यहाँ पर मौजूदगी और ये तस्वीरें सामने आई हैं तो सवाल सीधे है। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी तक इसकी सीधी पहुंच थी, तभी वो हाई सिक्योरिटी के बावजूद मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो अब उठेंगे, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार अब जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि आखिरकार इसके संबंध जो हैं वो किस किस से हैं और अगर जिस तरह से अधिकारियों को रखा गया उसके पीछे मंशा क्या थी। क्या कुछ बड़ा करने की प्लानिंग की गई थी? क्या कुछ ऐसा करने की प्लानिंग की गई थी जिसके बाद दिक्कत आम लोगों को होती? क्या हिंसा फैलाने की कोशिश थी? तो कई ऐसी बातें हैं जिसको समझना होगा। लेकिन फिलहाल अब जो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, ये लाल घेरे में यही है ये व्यक्ति जो फिलहाल तो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी के बावजूद अगर ये मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है, मुख्यमंत्री के मंच पर मौजूद है, तो अब इन तस्वीरों की भी जांच होगी। लगातार ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये मंच तक कैसे पहुंचा। क्या इसके सचमुच कोई संबंध है या फिर ये संबंधों से हटकर कुछ और है? तो ये तमाम चीजें हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, जांच होगी। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे घटना पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसके बाद देखना अहम यह है कि इस मामले में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में आज NIA की टीम पहुंची है। NIA की टीम ने लगातार जांच की है और इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीरें बताती हुई हैं कि किस तरह से इसकी मौजूदगी इस मंच पर है और अगर इस मंच पर मौजूदगी है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं ये देखने होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो जांच एजेंसियां हैं वो, और रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। रैनिक, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो ये तय है कि अगर इस व्यक्ति की तस्वीर ममता बनर्जी के साथ है तो वो तस्वीर कहाँ की है, और बड़ी बात ये भी है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। NIA ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एकदम ही जो तस्वीर सामने आया है उस तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि मालदा में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रोग्राम के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया जा रहा है और ममता बनर्जी के पीछे वाले जो रो है उस रो में है मफिकुल, जो कि इस पूरा घटना में मेन एक्टिव थे। और आज ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करने के दौरान कहा गया है कि मफिकुल को CID की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, ममता बनर्जी का CID की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और इसी जगह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी के साथी उनको ही गिरफ्तार कर रहे हैं ममता बनर्जी का पुलिस,
तो एक बात तो साफ है कि जो मालदा मादीपुर में जो घटना घटा है, इस घटना को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो बंगाल में चालू हो चुका है। दूसरी तरफ अब जो सवाल कर रहे थे कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया और एनआईए की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया है, टोटल पुलिस की तरफ से रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया रानिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बताएं आपको, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल मची हुई है। मालदा में हिंसा के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा दिलीप घोष खड़गपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप घोष से खास बातचीत की मेरे सहयोगी रानिक दत्ता ने, सुनिए जरा। दिलीप जी, वेलकम टू आवर शो हॉट माइक। धन्यवाद सर, पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उम्मीदवार किया है बीजेपी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हम जब से चुनाव राजनीति में आए हैं, पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और तब से चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक बार खड़गपुर से विधायक, बाद में यहीं से फिर सांसद, फिर पिछले बार बर्धमान से सांसद का, और फिर पार्टी ने दोबारा मुझे यहाँ पर टिकट दिया है। दिलीप जी, 2019 साल में जब आपका डिफीट हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए 2019 साल के बाद, 2019 साल से जिस तरीके से आप बीजेपी को सामने लेके आए थे, उसके बाद से आज का अगर पोजीशन देखा जाए तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बीजेपी का उत्थान हो रहा था उस समय। 16 में विधानसभा लड़े, फिर 19 में लोकसभा भी जीते, तो लगातार पार्टी आगे बढ़ रही थी और इतना जोरदार हमारा प्रगति हुई। लाखों की संख्या में युवा पार्टी में जुड़े। उसको देख करके यहाँ की जो पार्टियाँ पुराना है, कांग्रेस, सीपीएम, वहाँ के भी लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। पिछले चुनाव में अगर बात किया जाए लोकसभा चुनाव का, उस चुनाव में आपका हार होने के बाद लोग कहने लगे थे कि दिलीप घोष रिटायरमेंट ले लिए है और बीजेपी छोड़ दिए है। फिर से वापस आके कैसा लग रहा है, और जो लोग ये कह रहे थे उनको क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी में राजनीति में अलग अलग परसेप्शन बनाया जाता है। कभी मीडिया बनाता है, कुछ और लोग हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिनको ठीक नहीं लगता वो बनाते रहते हैं। लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन हम तो किसी व्यक्ति को तो टारगेट लेकर राजनीति में नहीं आए। ये हमारे लिए मिशन है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके बंगाल में लोगों का ज़िंदगी में परिवर्तन लाना ही हमारा उद्देश्य है। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जनसंघ के रूप में भाजपा का ही स्थापना हुआ है, लेकिन 70-75 साल हो गया, बाद जितनी प्रगति होनी थी नहीं हो पाई है। पहली बार 2021 में पार्टी, इसके पहले 19 में लोकसभा में 18 सीट जीते हम, फिर 21 के चुनाव में हम लोग प्रधान विरोधी दल के रूप में 77 सीट जीता। नज़र में आया लोगों का, तो पार्टी में कुछ परिवर्तन होता रहता है। संवैधानिक व्यवस्था भी है, प्लस नए लोगों को सामने लाना पड़ता है। इसलिए कोई दायित्व में नहीं है, पद में नहीं है, मतलब पार्टी में नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत सोचे थे तो उनका सोच गलत निकला है। एकदम इसी जगह से सवाल करेंगे कि बीजेपी बंगाल में बीजेपी को पहले 2 सीट, उसके बाद 18 सीट, उसके बाद 77 सीट लोकसभा विधानसभा में। ये जो चेंजेस आप ही का टाइम में आया था, तो ये चेंजेस के पीछे क्या स्ट्रैटेजी था? कौन सा स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल किए थे जिस कारण में बीजेपी इतना ऊपर आए? देखिए, यहाँ राजनीति बहुत थोड़ा हिंसाजनक होता है। हिंसा की राजनीति, भय की राजनीति होती है। सीपीएम के ज़माने में भी ऐसा रहा, काफ़ी हिंसा होती थी। जो विरोध करते थे उनका ऊपर अत्याचार होता था, काफ़ी राजनीतिक मर्डर होता था। और बाद में टीएमसी में तो सारे गुंडे आ गए, पूरा गुंडागर्दी का पार्टी बन गया, एंटी सोशल का। उसमें भी काफ़ी हिंसा होती थी, लोग डर के मारे विरोध नहीं करते थे। तो मुझे जब प्रेसिडेंट बनाया गया, मैंने खुल करके इसका विरोध किया, सामने आया। मेरे साथ भी नौजवान लोग आए जो अपना भविष्य देख रहे थे बीजेपी में। और फिर टीएमसी का आक्रमण जो हुआ हमारे ऊपर, लगातार हत्या हुई, केसेस हुई हजारों की संख्या में, और लगभग अभी तक 250 से ज़्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है हमारे कार्यकर्ताओं की। तो चैलेंज लिया हम लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और उसका लाभ हमको राजनीति में मिला है। एसआईआर के मुद्दे में बात करेंगे तो एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का विरोध देखने को मिला, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ राजनीति जो होती है मुस्लिम पिछमेट की, कांग्रेस से सीपीएम फिर टीएमसी तक, और उसके साथ साथ बांग्लादेश से घुसपैठ पिछले 40 साल से 50 साल से कम ज़्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन भी यहाँ जो बढ़ी है उसका एक कारण है। बॉर्डर में पॉपुलेशन जो विस्फोट हुआ है काफ़ी संख्या में, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। मुस्लिम जनसंख्या जगह जगह में इतना ज़्यादा हो गया है जो राजनीति को भी प्रभावित कर रही है, अर्थनीति को भी प्रभावित कर रही है। तो उसका लाभ हमेशा हर पार्टी को मिलता है जो सत्ता में रहता है।
जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, उसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ये एक वोट स्ट्रेटेजी के तरफ देखेंगे? ममता बनर्जी हमेशा संविधान का और संसद का, अदालत का भी विरोध करती है। उनकी पक्ष में नहीं होगा तो नहीं आए। अब उनके खिलाफ यहाँ डीए के लिए डिमांड करके कर्मचारी जा रहे हैं कोर्ट में, वो उनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और एसआईआर में अगर कंप्लीट हो जाए तो उनका नुकसान होगा, लाखों वोटर्स चले जाएंगे, जो उनका लीड है ख़त्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये ड्रामा है, लोगों को भड़काने के लिए, इस सिस्टम को बाधित करने के लिए बार बार कर रही हैं। क्योंकि उनके जीते हुए जितने नेता है, उनके विधानसभा है, सब जगह ऐसे काफ़ी संख्या में 20-25% तक फॉल्स वोट जो निकाले गए हैं। तो फिर दोबारा अभी भी जो बचा हुआ 50 लाख लोग, उनको वोटर्स बनाकर रखने के लिए ये ड्रामा कर रही है। बीजेपी का बात करते हैं, बंगाल बीजेपी का बात करते हैं। जिस बंगाल बीजेपी के अंदर में बार बार से एक चर्चा आया है कि जब भी शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांत मजुमदार हो, उनके साथ आपका नहीं बनता है। ये क्या सही है? इसके पहले से ही चर्चा है। माननीय राहुल सिन्हा प्रेसिडेंट थे, मैं आया पार्टी में तो बोलते राहुल सिन्हा दिलीप घोष को मानता नहीं है। फिर हमारे पार्टी में मुकुल राय आए, बहुत सीनियर लीडर थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया टीएमसी से। जब मैं प्रेसिडेंट था, उनको ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बोलते दिलीप घोष के साथ मुकुल राय का बनता नहीं है। फिर शुभेंदु अधिकारी आए, वो भी सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर थे, तो मुकुल राय पीछे गए, दिलीप घोष के साथ उसका बनता नहीं है। फिर मैं हटा, सुकांत बाबू आए प्रेसिडेंट, तो बोलते शुभेंदु और सुकांत को पटता नहीं है। तो ये कहानी राजनीति में बीजेपी के खिलाफ क्या बोलेगा? कोई बोलने का नहीं है। इतना तेजी से हम ग्रोथ किए, इतने लोग आ गए हमारे, तो विरोधी पार्टी उनके जो चाहते चैनल्स है, रिपोर्टर, ये सब कहानी बनाते हैं। तो हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही संविधान और एक ही पार्टी के तले। पार्टी का दिया हुआ टिकट से चुन के हम लोग आए हैं। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी थी वही काम कर रहा है, और सब मिल करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी परिवर्तन करेंगे। इस बार चुनाव में बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है? बंगाल बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है और आपका क्या प्लानिंग है? स्ट्रेटेजी तो पहले से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो घुसपैठ का विरोध हम लोग करते थे, वो साबित हो गया कि बात सही है। 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, उसको हटाना है। और इसीलिए यहाँ सत्ता में आना चाहिए बीजेपी को, कि बंगाल का जो सीमा है बांग्लादेश के साथ और सुरक्षित है। केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर बार बार ज़मीन मांगने के बाद भी ये सरकार नहीं देती है जहाँ की बारबेडोर लगा सके। तो अभी भी 400-500 किलोमीटर होगा शायद खाली है। माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने बहुत ताकत लगा करके और सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो दिलीप घोष को जिस मूड में सब लोग देखते थे, दिलीप घोष को जिस मूड में बंगाल के जनता जानते थे, क्या फिर से वो रफ एंड टफ दिलीप घोष इस बार निकल के आएगा? नहीं, रफ एंड टफ होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शुरू किया राजनीति, किसी की हिम्मत नहीं थी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का, हिम्मत होने का। मैंने बाहर भी बोला, मैं विधानसभा के अंदर भी बोला। और जहाँ टीएमसी नहीं चाहता कि कोई विरोधी आए, उनका चैलेंज करे, वो मैं गया तो मेरे ऊपर अटैक हुआ। 20 बार मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे ऊपर अटैक हुआ, शारीरिक रूप से भी हुआ। और ना सभा करने देते थे, ना कोई जाने देते थे, ना स्लोगान देने देते थे, हर जगह रोकते थे, मारपीट होता। तो मुझे भी थोड़ा सा दबंग होकर उनके सामने आना पड़ता था, और नहीं आता तो आज भाजपा नहीं दिखता यहाँ। तो उसमें मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। तो 45,000 से ज़्यादा केसेस हमारे ऊपर आया, कार्यकर्ताओं पर, और लाखों कार्यकर्ता केस में है। साथ साथ राजनीतिक हत्याएं भी हुई, बलिदान देना पड़ा, तभी भाजपा यहाँ खड़ा हुआ है। तो उस समय की परिस्थिति थी, तो हमको चैलेंज करना पड़ता था। जिस दबंग दिलीप घोष को हम लोग देखे थे और जिनके खिलाफ में आप दबंग हुए थे, उसी ममता बनर्जी के साथ आपको एक ही तस्वीर में देखा गया दीघा का मंदिर में। उसको लेकर बहुत सारा चर्चा हुआ था। क्या आपको पार्टी के अंदर से भी इसके बारे में बात आया था? क्या इसको लेकर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई नेता कहीं मिलते हैं दो पार्टी के तो चर्चा होती। बंगाल में थोड़ा सा यहाँ क्या, जैसे कि जात पात होता है, तो यहाँ राजनीति भी ऐसी छुआछूत की राजनीति है। दूसरा पार्टी करता है, उसे मिलना नहीं, उसको सामाजिक बायकॉट करना है, उनके सामाजिक प्रोग्राम में जाना नहीं है, ऐसा ही है। तो लोग छुप छुप कर जाते भी हैं, लेकिन मैं कभी छुप कर कुछ नहीं करता हूँ। सौजन्य रूप से मंदिर में बुलाया गया था, मैं गया था। हम लोग मेले में, मंदिर में जाते रहते हैं, कई लोगों से भेंट होती रहती है और मिलना जुलना भी होता है। लेकिन उसको राजनीति बनाना ये बीजेपी के कल्चर की नहीं थी, मिलावट की कल्चर है। तो मैं हर पार्टी के हर नेता से मिलता हूँ, सीधे मिलता हूँ, सीधा बात करता हूँ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। सर, उनकी नीति की जो गलतियाँ हैं वो निकालेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम किया भी है।
लेकिन नेता मिलते हैं तो नमस्कार होता है। मुझे मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ, जिनको समस्या होता है उनकी समस्या, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये कल्चर नहीं था, तो क्या बीजेपी का कल्चर चेंज हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? होता ही है, जब बाहर से लोग आते हैं थोड़ा तो परिवर्तन होता ही है। हर जगह दिखता है वो, जनता भी उसके लेके चिंतित है, हमारे पार्टी में चिंता है, तो हम उसको और अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कल्चर को बचा रखे, बीजेपी की परिचिति को बचा रखें, पार्टी विथ डिफरेंस, फिर आगे बढ़े, इसकी प्रयास हो रही है। हिंदुत्व को लेकर लगातार एलओपी के तरफ से, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है, हिंदुत्व बचाने का प्रचार किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, हाँ, हिंदू समाज प्रताड़ित है, संकट में है। जो बॉर्डर में घुसपैठ हुआ है उसके डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Presented by